सबसे पहले विनोद सिल्ला का अभिवादन स्वीकार करिए। पुस्तक चर्चा में आज फिर एक नई पुस्तक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पुस्तक है तुमने बस यही तो कहा था। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रूपदेव गुण। पुस्तक का मूल्य है 200 रुपये। पुस्तक में पृष्ठ हैं 112। इन 112 पृष्ठों में 96 लघु कविताएं समाहित हैं और इस पुस्तक की विधा है लघु कविता और लघु कविताकार हैं डॉक्टर रूपदेव। हाँ, ठीक समझा आपने, डॉक्टर रूपदेव गुण, वही जो लघु कविता के तत्व निर्धारक हैं, वही रूपदेव गुण जो लघु कविता को एक आंदोलन के रूप में लेकर चले हैं। यह पुस्तक आनंद कला मंच पब्लिकेशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में बहुत लाजवाब रचनाएं संकलित हैं जो डॉक्टर रूपदेव गुण ने डॉक्टर सुभाष रस्तोगी जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको यह पुस्तक समर्पित की गई है। इस पुस्तक में तुमने बस यही तो कहा था, कुछ तो है, कुछ यादें, गली में, रात रात भर, सुबह सुबह, छत पर, महत्वाकांक्षी, 5-8 अध्याय हैं। इन 8 अध्यायों में यह पुस्तक विभक्त है और इन 8 अध्यायों में 96 लघु कविताएं शामिल हैं। इन सभी अध्यायों से एक एक या दो किसी अध्याय से 2 या 3 लघु कविताएं आपके साथ साझी करूंगा। पहला अध्याय है तुमने बस यह ही तो कहा था। इस अध्याय की अधिकतर लघु कविताओं में तुमने बस यह ही तो कहा था, यह वाक्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रयुक्त हुआ है और इस अध्याय की लगभग सभी लघु कविताएं इसी सेंटेंस से, तुमने बस यह ही तो कहा था, इसी वाक्य से प्रारंभ होती हैं। एक लघु कविता है इनकी, छुक छुक करती रेलगाड़ी। तुमने बस यह ही तो कहा था कि बहुत दिन हो गए रेलगाड़ी के सफ़र को किए हुए, कि तभी छुक छुक करती रेलगाड़ी दी दिखाई। डिब्बे थे भरे हुए, लोग लगे थे ताश खेलने और आने पर स्टेशन, कुछ लगे उतरने, कुछ लगे चढ़ने, कुछ लगे उतरने, कुछ लगे चढ़ने। जैसे हम किसी भी विषय पर बातचीत करते हैं तो उससे संबंधित मन मस्तिष्क में दृश्य चलचित्र की भांति चल पड़ते हैं। ऐसी ही भावना प्रोफेसर रूपदेव गुण ने इन लघु कविताओं में व्यक्त की है। इस अध्याय में कोई झरने का चर्चा करता है तो रूपदेव गुण झरने को गिरते हुए देखते हैं। समुद्र का चर्चा करता है तो उताल तरंगें उठने लगती हैं। रेलगाड़ी का चर्चा करता है तो रेलगाड़ी चलती सी प्रतीत होती है। तीर्थ यात्राएं और जीवन में की गई अनेक यात्राएं, बरसात या अन्य प्रकृति के अवयव जिनके संग जो रूपदेव गुण के मन मस्तिष्क
मस्तिष्क में रच बस गए हैं, उनको याद करते हैं इन लघु कविताओं के माध्यम से उनका चर्चा होने पर। अगला अध्याय है कुछ तो है। इसमें अपने आस पड़ोस में बहुत सी घटित घटनाओं के बारे में डॉक्टर रूपदेव गुण कहते हैं कि इन घटनाओं के पीछे कुछ तो है। क्या है उसको कुछ पता नहीं। कहते हैं उसके अंदर है प्रेत, कहते हैं उसके अंदर है प्रेत, हर समय रहती है बड़बड़ाती, देखती है ऐसे जैसे खा जाएगी अभी, कभी अपने आप को ही लग जाती है पीटने, असाधारण करने लगती है हरकतें, कभी लग जाती है हंसने कभी रोने। क्या है उसको कुछ पता नहीं, पर कुछ तो है। डॉक्टर रूपदेव गुण देखते हैं किसी में असाधारण हरकतें होती हैं, असाधारण क्रियाकलाप होते हैं। उनके असाधारण क्रियाकलापों पर डॉक्टर रूपदेव गुण सृजन करते हैं। ये लघु कविता लिखते हैं। पर कुछ तो है, बिल्कुल पर कुछ तो है। मनोरोगी है वो। अगर मनोचिकित्सक को, साइकोलॉजिस्ट को दिखाई जाए तो उसकी तमाम हरकतें ठीक हो जाएंगी। इस अध्याय के तहत वे बहुत से अपने अड़ोस पड़ोस की घटनाओं को, ननद भाभी की लड़ाई को देखते हैं, किसी दुखी महिला को जिनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई है उनके दुखी देखते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर रूपदेव गुण लघु कविताओं के माध्यम से बहुत से बेमेल विवाहों का भी चित्रण करते हैं, जो पति पत्नी का मेल नहीं मिलता। कोई पति लंबा है तो पत्नी छोटी है, कोई पति अधिक उम्र का है तो पत्नी छोटी उम्र की है, देखने में बाप बेटी लगते हैं। कोई पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी अनपढ़ है। उनका दाम्पत्य जीवन सही चल रहा है। डॉक्टर रूपदेव गुण उसके बारे में भी टिप्पणी करते हैं। कुछ तो है। इस अध्याय की अधिकतर लघु कविताओं का अंत कुछ तो है शब्दों से, वाक्य से होता है। कुछ यादें अध्याय में डॉक्टर रूपदेव गुण अपने बचपन की या कहीं पर्यटन स्थल पर गए वहाँ की यादों को साझा करते हैं। एक लघु कविता है श्याम को खेलना, जो बड़ी मार्मिक है। डॉक्टर रूपदेव गुण ने अपने जीवन से संबंधित लिखी है। सिरसा के नौहरिया बाजार में रमेश बब्बर के पिता थे आड़ती। उनकी रखी बोरियों पर शाम को खेलना, नाचना कूदना और फिर दोस्तों की माताओं का एक एक को बुला लेना भोजन के लिए, और मैं भूखा प्यासा रह जाता था अकेला वहाँ, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी। डॉक्टर रूपदेव गुण जब छोटी उम्र में थे, बाल्यकाल में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था, तो प्रत्येक प्रसंग को, ये माँ से संबंधित प्रसंग को अभिव्यक्त इसी ढंग से करते हैं। ये माँ को याद करते हैं। माँ की कमी इन्हें बेहद महसूस होती है। उसी भावना को इन्होंने इस लघु कविता में भी लिखा है। कांगड़ा में ये रहे थे 2 मास। उस समय को भी इन्होंने कुछ यादें में याद किया है।
बचपन में जहाँ ये खेलते थे बच्चों के साथ, पढ़ते थे, उन पुरानी यादों को याद करते हैं। जब माउंट आबू गए थे तो रेलगाड़ी में बैठे थे, वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को याद करते हैं। दार्जिलिंग गए थे तो वहाँ की छोटी ट्रेन, टॉय ट्रेन को याद करते हैं, जो बादलों में खो जाती है, बादलों को आत्मसात कर लेती है। बाहर की हरियाली, छोटे छोटे स्टेशन, गाड़ी का धीरे चलना, इन सभी बातों को याद करते हैं। कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज को याद करते हैं, हुगली नदी को याद करते हैं। बचपन के अपने खेलों को याद करते हैं जिनमें वो खेला करते थे, कुरान डंडा, और भी बहुत से खेल खेलते थे। नोहरिया बाजार की मस्जिद वाली गली, नुक्कड़ का मकान, ढहकर बन गया नैया, पर कुछ पहले जैसा। जब भी जाता हूँ वहाँ याद आ जाता है सारा बचपन, बचपन की यादें, बचपन के बीते दिन। कन्याकुमारी का विवेकानंद स्मारक चट्टान पर बना है, जिन्हें याद करते हैं। चित्तौड़ का मीराबाई का मंदिर याद करते हैं। ये इसी अध्याय में कुछ यादें अध्याय में ये याद करते हैं। नेशनल कॉलेज का वो दिन, जिस दिन इन्हें नियुक्ति पत्र मिला था और ये प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए थे। और भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनमें ये अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों को, महत्वपूर्ण समय को याद करते हैं। अगला अध्याय है गली में। बैगों से लदे हुए दोपहर को गली में गुजरते हैं विद्यार्थी। दोपहर को गली में गुजरते हैं विद्यार्थी, स्कूल से पाकर छुट्टी, बैगों से लदे हुए, साइकिलों पर या पैदल जाते हुए। पता है उन्हें घर जाने पर माँ खिलाएगी उन्हें भोजन, भूख लगी है उन्हें बहुत, फिर भी गा रहे हैं गाने, कर रहे हैं छेड़छाड़ एक दूसरे के साथ। ये बाल सुलभ शरारतें, क्रियाकलाप, गतिविधियों को बारीकी से देखते हुए उनको अपनी कविता के अंदर पिरोया है। गली से जाते हुए ये मजदूरों को देखते हैं, काम से लौटते हुए। गली से वाहन को गुजरते हुए देखते हैं, साफ सफाई करते जमादार को देखते हैं, चंदा मांगने वाले आते हैं, टीम बनाकर, टोली बनाकर उनको देखते हैं, इश्तिहार बांटने वाले आते हैं उनको देखते हैं। जो भी गली से गुजरता है उन सबको ये नोटिस करते हैं और उन पर अपनी लेखनी चलाकर सृजन करते हैं लघु कविताओं का। अगला अध्याय है रात रात भर। रात रात भर देते हैं पहरा, बॉर्डर पर सैनिक रात रात भर देते हैं पहरा, ताकि कहीं से दूसरे देश का वासी न आ जाए। सुरक्षा के लिए तैनात हैं वे रहते, अपने देश के लिए वे सब कुछ हैं सहते, अपने देश के लिए वे सब कुछ हैं सहते। देशभक्तों की, सैनिकों की, हमारे देश के फौजियों की देशभक्ति का चित्रण किया है इस लघु कविता के माध्यम से, कि वे रात रात भर विकट परिस्थितियों में भी पहरा देते हैं। इस लघु अध्याय में वे रात रात भर मिलों में काम करते मजदूरों का चित्रण करते हैं। बीमार व्यक्ति किस तरह करवटें बदल बदल कर रात गुजारता है, रात रात भर करवटें बदलता है। प्रेमी प्रेमिका किस तरह विरह की वेदना में जलते हुए रात रात भर जागते हैं। यात्री बस में लटके लेता हुआ, नींद की झपकियाँ लेता हुआ बस में कैसे सफ़र करता है। परीक्षा के दिनों में छात्र कैसे रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं।
चोर किस विध रात रात भर जागकर अनैतिक कार्यों को अंजाम देता है, चोरियां करता है। इन सभी किरदारों का अपनी लघु कविताओं में डॉक्टर रूपदेव गुण ने चित्रण किया है। अगला अध्याय है इनका सुबह सुबह। मुझे दिया दिखाई। सुबह सुबह मैं गया छत पर, सूरज का लाल गोला दिया मुझे दिखाई। दूसरी तरफ था चांद भी, फीकी थी उसकी आभा। तारे तो पहले ही गए थे भाग, और चंद्रमा भी था जाने की तैयारी में। चंद्रमा भी था जाने की तैयारी में। जल्दी सुबह उठकर डॉक्टर रूपदेव गुण आसमान को निहारते हैं छत पर चढ़कर। तो देखते हैं कि चंद्रमा अभी भी था, तारे जा चुके थे, सूर्य का आगमन होने वाला था। भोर अमृत वेला में, भोर के समय डॉक्टर रूपदेव गुण प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं। डॉक्टर रूपदेव गुण प्रकृति के चितेरे भी हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं। सूरज का आना, साथ वाली छत में की गतिविधियां, सुबह सुबह जो गतिविधियां होती हैं, सूरज का आना, लोगों की काम पर चलना, चाय पीना, चाय बनाना, अपने अड़ोस पड़ोस की तमाम गतिविधियों पर अपनी सूक्ष्म नज़र डॉक्टर रूपदेव गुण रखते हैं। जिन दृश्यों को वो देखते हैं, उन दृश्यों को अपनी लघु कविताओं में अभिव्यक्त भी करते हैं। अगला अध्याय है इस संग्रह का छत पर। छतें रात को अब लगती हैं खाली खाली, लोग सोते हैं कमरों में लगा कर एसी। कमरे में न आकाश, न चांद, न तारे, न वो ठंडी हवा जो छत पर तैरती है, जो छत पर तैरती है। इंसान प्रकृति से बहुत दूर हो गया है। आधुनिकता ने, वर्तमान के सुख साधनों ने इंसान को प्रकृति से बहुत दूर कर दिया है। वही चित्रण इस लघु कविता में, इस अध्याय में डॉक्टर रूपदेव गुण ने कहा है। डॉक्टर रूपदेव गुण इसी अध्याय में एक लघु कविता में कहते हैं, दोस्त के यहाँ गया मैं शाम को, कमरे में थी घुटन। 5वीं मंजिल पर जाकर छत पर देखा शहर का दृश्य, और शहर में जलती हुई लाइटें, जलते हुए बल्ब ऐसे लगे जैसे आसमान के तारे नीचे उतर आए हों। बहुत बार यह दृश्य शिमला में, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जाते हुए, दार्जिलिंग में और भी अन्य पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा दृश्य मैंने भी देखा है। बहुत सुंदर दृश्यों का जिक्र किया है इन लघु कविताओं के माध्यम से। छत पे जब हम सोते थे रात को, हवाई जहाज को कौतूहलवश देखते थे, जिज्ञासावश उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। अब वो बातें कहाँ हैं? अब छतें सूनी पड़ी हैं, छतों पर कोई टहलने वाला नहीं है, कोई सोने वाला नहीं है। सब लघु कविताओं में, इस अध्याय की लघु कविताओं में लेखक ने प्रत्येक लघु कविता में ऐसी ही भावनाओं को व्यक्त किया है। अपने अड़ोस पड़ोस की छतों का अवलोकन करके उनके बारे में डॉक्टर रूपदेव गुण ने इन लघु कविताओं में अपनी भावना व्यक्त की है। इस लघु कविता संग्रह का अंतिम अध्याय है महत्वाकांक्षी। आता है उन्हें, महत्वाकांक्षी रखते हैं दूसरों से ईर्ष्या द्वेष। वे चाहते हैं दूसरों से आगे बढ़ना, अड़ंगा लगाना। आता है उन्हें दूसरों को गिराना। आप संभलना, आप संभलना। महत्वाकांक्षी लोग महत्वाकांक्षा पाले फिरते हैं,
और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वह अनैतिक रास्ते अख्तियार करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। वो किसी के सिर पर, किसी के गले पर पैर रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते। ऐसी ही भावनाओं को इस अध्याय में, महत्वाकांक्षी नामक अध्याय में डॉक्टर रूपदेव गुण ने व्यक्त की हैं ऐसी भावनाएं। एक और लघु कविता इसी अध्याय की, बस यही हैं वे चाहते। महत्वाकांक्षी किसी के नहीं होते, महत्वाकांक्षी किसी के नहीं होते, न उनका कोई गुरु, न माता पिता, न भाई बंधु, न पिता पति पत्नी। वे तो उन्हें समाप्त कर बढ़ना चाहते हैं आगे। नाम हो तो बस उनका, बस यही हैं वे चाहते, बस यही हैं वे चाहते। आज इंसान इतना महत्वाकांक्षी हो गया है, इतनी महत्वाकांक्षाएं पाले हुए है, वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है, खून के रिश्तों को भी कलंकित कर देता है। सच कहा डॉक्टर रूपदेव गुण ने, न उनका कोई गुरु होता, न उनका कोई शिष्य होता, न उनका कोई माता पिता होता, न कोई बंधु भाई होता, न कोई उनका पति होता, न कोई उनकी पत्नी होती। उनकी तो एक ही सनक होती है, बस किसी तरह मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरा ही नाम हो। उसके लिए चाहे अपने 10 पैसे के फायदे के लिए चाहे लोगों का 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये का नुकसान क्यों ना हो, लाखों रुपए का नुकसान क्यों ना हो, मुझे 1 रुपये का फायदा होना चाहिए। तमाम परंपराओं को, रीति रिवाजों को, तमाम आचरणों को, तमाम सदमार्ग को तिलांजलि दे देता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति। उसे देता है सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई कि उसने किस तरह अपने उद्देश्य को पूरा करना है और रास्ते में आने वाले लोगों को किस तरह उन्होंने अनैतिक तरीके से हटाना है, वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही जानता है। डॉक्टर रूपदेव गुण का लघु कविता संग्रह मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत लाजवाब लगा। आप भी इसे पढ़िए। सभी लघु कविताओं को पढ़ना, आपके साथ साझी करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ ही लघु कविताएं आपके साथ साझी की हैं। आप पब्लिकेशन से या डॉक्टर रूपदेव गुण से उनका यह लघु कविता संग्रह लेकर अवश्य पढ़ें। आज की बैठक में इतनी ही हाजिरी कबूल कीजिए। इजाज़त दीजिए विनोद सिल्ला को, इजाज़त दीजिए विनोद सिल्ला को।